बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के लेक्चर्स की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम आज पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 एंटी अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस पे ही मेरी पीएचडी है। तो अब टैक्स के जो अवॉइडेंस है उसके एंटी क्या क्या प्रोसेस किया जा सकता है, चैप्टर 8 है एंटी अवॉइडेंस का। आज हमारा सेक्शन है 108 जिसमें है ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स। अच्छा, एसोसिएट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा कि दो जिनके बेनिफिट मुश्तरका हो सकते हैं, दो करीबी पर्सन हो सकते हैं, एक दूसरे के डिपेंड कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें थी कि अगर मैं कर रहा हूँ, सप्लाईज़ दे रहा हूँ अपने एसोसिएट को, तो मेरे पास ये मार्जिन है कि मैं उसे मार्केट से कम प्राइस पे बेच के कह दूं कि यार ये लो, इसमें मैं सेल कर देता हूँ, प्रॉफिट मेरा कम शो होगा, टैक्स मुझे कम पे करना पड़ेगा। एक ये भी सिचुएशन है। दूसरी ये है कि मैं हायर वैल्यू पे परचेज़ कर लेता हूँ अपनी एसोसिएट से, या कि मुझे टैक्स के जो हैं वो बेनिफिट हो जाएंगे, डिडक्टिबल अलाउंस ज़्यादा हो जाएगा। तो आर्म्स लेंथ मीन करीबी जो लोगों से ट्रांजैक्शंस जो करनी है, अपने एसोसिएट्स से जो ट्रांजैक्शंस करनी है, उसमें जो है वो उन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाता है कमिश्नर की तरफ से, और फिर वो किस तरह से कितना टैक्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी किया जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन एसोसिएट्स के दरमियान होंगी या तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए, देन उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं है, उससे कम है या ज़्यादा है, तो उनको फिर मॉनिटर किया जाता है। तो लॉ इसके बारे में क्या कहता है कि द कमिश्नर में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्सन हु आर एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन आर एलोकेट इनकम डिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट बिटवीन द पर्सनस एज इज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द इनकम दैट द पर्सन वुड हैव रियलाइज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। कि कमिश्नर जो है उस इनकम को अपोर्शन कर सकता है, बिटवीन उनके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, एग्जैक्ट बता सकता है जो भी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ या इनके आपस में होंगी उसमें उनके प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसी तरह सब सेक्शन 2 है, इन मेकिंग एनी एडजस्टमेंट अंडर सब सेक्शन 1 the commissioner may determine the source of income and nature of any payment or loss and revenue as the capital or otherwise। तो कमिश्नर जो है वो डिटरमिन करेगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्या नेचर है पेमेंट की, या कोई लॉस हो रहा है उसकी क्या है रेवेन्यू, और कैपिटल नेचर का है या किस तरह का है वो भी देखा जाएगा। सब सेक्शन 3 है, एवरी टैक्स पेयर हु हैज़ एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट, कि जो भी अपने एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन करेगा उसके लिए क्या नेसेसरी है, ज़रूरी ये है कि मेंटेन अ मास्टर फाइल एंड अ लोकल फाइल कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कि लॉ ने जो एसोसिएट्स की ट्रांजैक्शन के मुताबिक रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक वो एक अपना मास्टर रजिस्टर मेंटेन करेगा और एक लोकल फाइल करेगा जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शन दर्ज होंगी। कीप मेंटेन एंड फर्निश अ बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड कंट्री बाई कंट्री रिपोर्ट वेयर एप्लीकेबल। तो इसी तरह कंट्री बाई कंट्री रिपोर्ट भी मेंटेन करेगा जो रूल्स में बताई गई है, जहाँ जहाँ भी एप्लीकेबल होगी अगर है तो। इसी तरह कीप एंड मेंटेन एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद इट्स एसोसिएट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और इसी तरह इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा अगर उसके एसोसिएट के दरमियान कोई हुई है ट्रांजैक्शन, तो वो जिस तरह से लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है उसको भी मेंटेन करेगा। कीप द फाइल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट स्पेसिफाइड इन क्लास A to C फॉर द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जिस पीरियड के लिए रूल्स में बताया गया है उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब किया गया है उसके मुताबिक उसको मेंटेन करेगा। सब सेक्शन 4 है, ए टैक्स पेयर हु हैज़ एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट सेल्फ फर्निश्ड within 30 days the documents and information kept maintained under clause A, C or D subsection 3 required by the commissioner in the course of any proceedings under the ordinance। कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है ऑर्डिनेंस के तहत, इस लॉ के तहत, तो वो कमिश्नर उनसे रिक्वायर्ड कर सकता है वो इंफॉर्मेशन जो प्रेस्क्राइब्ड की गई थी और लॉ के मुताबिक, और उसको जो इसने मेंटेन किया। तो अगर तो कमिश्नर में बाई एनी ऑर्डर इन राइटिंग ग्रांट अ टैक्स पेयर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फर्निशिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अंडर सब सेक्शन 4
इफ़ द टैक्स पेयर अप्लाइज इन राइटिंग टू द कमीशन फॉर एक्सटेंशन इन फर्निशिंग द सेट डॉक्यूमेंट। हाँ, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स वो तैयार नहीं है, वो अभी फर्निश नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, तो वो कमिश्नर को इन राइटिंग लिख सकता है और कमिश्नर उसमें एक्सटेंशन भी दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर शैल नॉट ग्रांट एन एक्सटेंशन फॉर मोर देन 45 डेज। तो जो एक्सटेंशन होगी मैक्सिमम 45 डेज की होगी, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। व्हेन सच इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट वर रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर सब सेक्शन 4 अनलेस देयर इज़ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जस्टिफाई लेंथ ऑफ एक्सटेंशन टाइम। हाँ, कि कोई बहुत ऐसे ज़रूरी जो हो वो जस्टिफाई करे कि एक्सटेंशन ज़रूरी है, तो फिर उसको दी जा सकती है। अब ये नया सेक्शन है, सब सेक्शन ऐड हुआ है, सब सेक्शन 6। इसमें बड़ी डिटेल बताई गई है कि क्या क्या चीज़ों के अगेंस्ट पेमेंट है, उसके बारे में, उसके पेटेंट्स, राइट्स, लोगोज, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है। नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 फॉर द टैक्स ईयर 2024 एंड ऑनवर्ड क्या होगा, वेयर एनी अमाउंट इज़ क्लेम्ड एज अ डिडक्शन, कि कोई भी अमाउंट क्लेम की जा रही है एज अ डिडक्शन फॉर द टैक्स ईयर फॉर एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड। क्या क्या हो सकती हैं, रॉयल्टी की पेड हो सकती है, आर पेएबल ऑन एसोसिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ एनी, यानी कि एसोसिएट्स अपने को उसने पेमेंट करनी है पिछले 2 साल में जो की हुई है, जिसमें किसकी हो सकती है, रॉयल्टी की हो सकती है, ब्रांड नेम यूज़ करने की हो सकती है, लोगो की हो सकती है, पेटेंट की हो सकती है, इन्वेंशंस की हो सकती है, डिज़ाइन एंड मॉडल की हो सकती है, सीक्रेट फार्मूला हो सकता है, और प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, या फ्रेंचाइज हो सकती है, लाइसेंस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लाइक प्रॉपर्टी और राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड अदर नोटिस इशूड बाय द कमिश्नर ऑफ द टैक्स पेयर, के वो जो डिडक्शन की गई है, मतलब जो मदर कंपनी होगी, वो सब्सिडरी कंपनी को हो सकता है कि ये डिडक्शंस जो सारी हैं, जो लोगों की, कॉपीराइट की, पेटेंट्स की, रॉयल्टी की, लाइसेंस की, वो अगर अलाउ हैं, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, टैक्स पे नोटिस इशू किया जा सकता है बाय द कमिश्नर दैट द टैक्स पेयर फेल टू फर्निश एनी एक्सप्लेनेशन और एविडेंस दैट नॉट बेनिफिट हैज़ बीन conferred on the associate 25% of the total expenditure of the tax year in the respect of sale, promotion, advertisement and publicity shall be disallowed and allocated to the said association। के कमिश्नर अगर कहता है और वो प्रोवाइड नहीं करते डॉक्यूमेंट्स, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड होंगे, तो वो उसकी जितनी भी सेल, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस उसने क्लेम किए होंगे, वो 25% तक उनको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ये थी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन या एसोसिएट्स के दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो। हमारा सेक्शन है 108A, रिपोर्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अब कुछ एक्सपेंसेस के किसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो है, कमिश्नर कह सकता है कि एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ली जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से। अगर वो कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन ऑन मेरिट है, फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कमिश्नर उससे सेटिस्फाई ना हो, सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर किसी दूसरे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसकी इसकी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। तो लॉ क्या कहता है, वेयर कमिश्नर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड एट आर्म्स लेंथ, के आर्म्स लेंथ की कोई करीबी किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है और वो डिक्लेयर नहीं की गई, द कमिश्नर में ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो फेयर मार्केट वैल्यू उस ट्रांजैक्शन की, उस कॉस्ट की, उस एसेट की, प्रोडक्ट की वो देगा, तो उसके मुताबिक वो उसको अलाउंस दिया जाएगा, डिडक्शन दी जाएगी या प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। द स्कोप, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द रिपोर्ट शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका स्कोप इस तरह से होगा कि जैसे प्रिस्क्राइब्ड किया गया रूल्स में, उसके मुताबिक वो देगा। सबसेक्शन 3 है, वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर और अदर सर्विसेज डिटरमाइंड, रिपोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज डेफिनेट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 1
122। तो इसको जो रिपोर्ट होगी उसको डेफिनेट इंफॉर्मेशन कंसीडर किया जाएगा अंडर सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 122। हाँ, अगर कहीं ऐसा होता है कि कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर किसी दूसरे से कहेगा, ये सब सेक्शन 4 में बताया गया है। वेयर द कमिश्नर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, द कमिश्नर में रिकॉर्ड रीजंस फॉर बीइंग, तो उसकी रीजन रिकॉर्ड करने के बाद बीइंग नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम एन अदर इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर एंड सर्विसेज, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो फिर वो किसी दूसरे से उसकी रिपोर्ट ली जाएगी, लेकिन रीज़न साथ बताई जाएगी कि इस रीज़न की वजह से ली जा रही है। द कमिश्नर सेल सीक report under the subsection 1 of section 3 as the case may be prior of approval of the board। तो ये अगर कोई केस अप्रूवल ऑफ द बोर्ड के चाहिए है तो वो ली जाएगी। अब आ गया है सेक्शन 108B, ट्रांजैक्शन अंडर डीलरशिप एग्रीमेंट। के डीलरशिप ऐसे होता है कि कोई अपने डीलर्स अपॉइंट कर लेते हैं किसी एरिया के लिए कि उसको चीज़ें उसकी अपनी बेचने के लिए की जाती है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए लॉ कहता है कि वेयर अ पर्सन सप्लाई अ प्रोडक्ट लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और अदर प्रोडक्ट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। कौन सी चीज़ें जो तो थर्ड शेड्यूल आइटम में है सेल्स टैक्स के, जिनके ऊपर प्राइस प्रिंट होती है और जो सारा सेल टैक्स होता है वो मैन्युफैक्चरर पे कर चुका होता है, बस आगे डीलर्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। अंडर द डीलरशिप एग्रीमेंट विद द डीलर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एंड आर नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अंडर द ऑर्डिनेंस। तो उसमें जो डीलर है जो थर्ड शेड्यूल आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो खुद जो है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और वो ऑर्डिनेंस या दूसरे के, तो उसका जो एन अमाउंट इक्वल टू 75%, तो 75% ऑफ द डीलर्स मार्जिन शैल बी एडेड टू द इनकम ऑफ द पर्सन मेकिंग सच सप्लाई। तो जो डीलर होगा, डीलर का जो मार्जिन है उस मार्जिन का 75% कंसीडर किया जाएगा कि इसकी इनकम है। कि सपोज डीलर का मार्जिन बनता है 1 लाख रुपया, तो उसमें यह कंसीडर किया जाएगा कि वो 75,000 रुपया उसकी इनकम है, उस पर इनकम टैक्स लगाया जाए। फॉर द पर्पज ऑफ ऑप्शन ऑफ दिस सेक्शन 10% ऑफ द सेल्स प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर शैल बी ट्रीटेड एज डीलर्स मार्जिन। कि अब हमें क्या पता रहेगा कि डीलर को मार्जिन कितना दिया गया है, तो ये करने के लिए भी लॉ में क्लियर कर दिया गया है कि जितनी मैन्युफैक्चरर की टोटल कास्ट है उसको 10% कंसीडर किया जाएगा कि ये डीलर का मार्जिन है। तो उस पे फिर 75% उसकी इनकम, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7.5% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट वैल्यू जो होगी वो डीलर की इनकम कंसीडर की जाएगी। लें जी, अब आ गया सेक्शन 109, रिकरेक्टराइजेशंस ऑफ द इनकम एंड डिडक्शन। को रिकरेक्टराइज कैसे किया जाएगा? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग लायबिलिटी ऑफ द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस कमिश्नर में। तो कमिश्नर कर सकता है, कैसे रिकरेक्टराइज कर सकता है? ए ट्रांजैक्शन or an element of transaction that was entered into as a part of tax avoidance scheme। के कोई टैक्स अवॉइडेंस स्कीम के कोई हुआ है, काम हुआ है, तो उसको रिकरेक्टराइज कर सकता है। डिसरिगार्ड द एज ए ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट सब्सटेंशियल इकोनॉमिक अफेक्ट, जिसमें सब्सटेंशियल इकोनॉमिक अफेक्ट नहीं हो रहा, उसको भी डिसरिगार्ड कर सकता है। रिकरेक्टराइज द ट्रांजेक्शन वेयर फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डज नॉट रिफ्लेक्ट द सब्सटेंस, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, उसको भी कर सकता है। मीन ये है कि टैक्स अवॉइडेंस जिसमें नज़र आ रही है तो उसमें ये कमिश्नर जो है रिकरेक्टराइज कर सकता है। फ्रॉम टैक्स ईयर 2018 एंड ऑनवर्ड डिसरिगार्ड एन entity or the corporate structure that does not have a economic or a commercial substance, it was created a part of the tax avoidance scheme, तो उसको टैक्स अवॉइडेंस स्कीम का हिस्सा समझा जाएगा। और फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड द प्लेस ऑफ द बिजनेस इन पाकिस्तान एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज सेट टू बी प्लेस फुलफिल द कंडीशन एज स्पेसिफाइड क्लास जी ऑफ क्लास 41 ऑफ सेक्शन 2। तो उसको चाहिए कि वो फुलफिल करे क्लास जी और जो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 41 में बताया गया है। तो इसमें हम बताएंगे कि टैक्स अवॉइडेंस स्कीम क्या है। इन दिस सेक्शन द टैक्स अवॉइडेंस स्कीम मीन एनी ट्रांजैक्शन वेयर वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ द पर्सन इज एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इज टू अवॉइडेंस और रिडक्शन ऑफ एनी पर्सनस लायबिलिटी टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस।
तो टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस ये होता है कि आप गवर्नमेंट के लॉ के, टैक्स अथॉरिटीज़ के लूप होल ढूंढ के उसमें से टैक्स अवॉइड करते हैं उनके लूप होल्स की मदद से। तो इसको, ये लीगल है, इलीगल टर्म नहीं है, इसकी इलीगल है टैक्स अविजन। अविजन है टैक्स चोरी। टैक्स अवॉइडेंस जो है, आप लीगली चीज़ों में लूप होल ढूंढ के उसको टैक्स अवॉइड करते हैं। और टैक्स मैनेजमेंट ऐसे होती है कि जो गवर्नमेंट खुद करवाती है कि टैक्स को मैनेज कम करके आप प्रमोट कर सके। तो वो ऐसी चीज़ जिसकी वजह से टैक्स अवॉइडेंस स्कीम वो होती है जिससे रिडक्शन होती है इसके पेमेंट में, तो उसको टैक्स अवॉइडेंस स्कीम कहते हैं। रिडक्शन इन person's liability to tax as a referred in subsection 2 means the reduction, avoidance or defer of the tax, increase in refund tax, including the reduction, avoidance and deferral taxes that would be payable under this ordinance but are not payable due to any treaty for the avoidance of the double taxation and refer to section 107। कि वो इस तरह भी हो सकता है कि उनके जो भी ट्रीटीज़ हैं या उनकी मदद से, या ये डबल टैक्सेशन के ट्रीटीज़ की मदद से कोई पर्सन जो है वो या तो टैक्स कम पे करता है या रिफ़ंड ज़्यादा लेता है, तो ये सारा जो है टैक्स अवॉइडेंस की स्कीम में आता है। अब सेक्शन है 109A, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी क्या है? कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी मीन, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि ऐसी कंपनी जो अपना पाकिस्तान में फ़ॉरेन से कंट्रोल की जा सकती है। अब ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो कंपनी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है बाहर और पाकिस्तान से वो कंपनी कंट्रोल हो रही है। देयर शैल बी इंक्लूडेड द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, पर्सन जो रेजिडेंट है फॉर द टैक्स ईयर एंड इनकम एट्रीब्यूट टू बी कंट्रोल फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में जो डिफाइन की गई है, फॉरेन कंपनी है और उसका पर्सन जो है इनकम उसकी रेजिडेंट है। मैं रेजिडेंट पर्सन हूँ और मेरी बाहर एक कंपनी है जिसके मोर देन 50% शेयर मेरे पास है, तो वो फॉरेन कंट्रोल कंपनी होगी। फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी मीन्स अ नॉन रेजिडेंट कंपनी, वो कंपनी जो होगी नॉन रेजिडेंट होगी। मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल आर वोटिंग राइट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी आर हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by one or more person resident in Pakistan, or more than 40% of the capital of that or voting right of the non-resident company are held directly or indirectly by a single resident person in the Pakistan। तो क्या होगा कि एक कंपनी है जो कि नॉन रेजिडेंट कंपनी है, बाहर की कंपनी है, या तो मोर देन 50% मेरे पास उसका शेयर होंगे या मेरे पास मोर देन 40% कैपिटल का वोटिंग राइट मेरे पास होगा ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये भी हो सकता है कि मेरे और मेरे एसोसिएट के पास मिलके मोर देन 50% शेयर हो, तो देन भी जो है वो फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी होगी। टैक्स पेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू दैट नॉन रेजिडेंट कंपनी ऑन द इनकम accrued during the foreign tax year by the non resident company to any tax authority outside Pakistan is less than 60% of the tax payable on the said income under this ordinance। तो उसको अगर कोई टैक्स क्रेडिट मिल रहा है और वो टैक्स क्रेडिट जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो 60% से ज़्यादा नहीं होगी। The non-resident company does not derive active business income as defined under subsection 3 में जो डिफाइन किया गया है तो वो उसको डिराइव नहीं कर सकेगा। The share of the company are not traded on any stock exchange recognized by the law or country jurisdiction of which the non-resident company is a resident for the tax purpose। तो उसके किसी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ट्रेड नहीं हो रहे होंगे कि वो नॉन रेजिडेंट को रेजिडेंट डिक्लेयर किया जा सके। ए कंपनी शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव एक्टिव इनकम इफ़, कैसे वो एक्टिव इनकम ड्राइव कर रही है कहेगी, जब मोर देन 80% ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी डज नॉट इंक्लूड्स, के एक्टिव तब होगी कि जब तक मोर देन 80% उसकी इनकम में डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, रॉयल्टी, एनी पेमेंट, सप्लाई, जिन ये के जो इन्वेस्टर्स जैसे करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दी और इनकम आ रही है, ऐसी नहीं होगी। तो जो मतलब यह है कि वो बिज़नेस कर रही हो, एक्टिवली बिजनेस कर रही हो, ना कि उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हो। सेल्स एंड लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट, होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज एंड फिजिकल एसेट्स के इस तरह से उसको डिविडेंड से या इन चीज़ों से जो है ना वो ना आ रहा हो इनकम, तो उसको हम कहेंगे। तो जो बाद में ये बता भी किया गया, प्रिंसिपली ड्राइव्ड इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस,
इन द कंट्री ऑफ जुरिडिक्शन इन विच इट रेजिडेंट, कि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस ले रही है, ना कि उस पर डिविडेंड ले रही है या इस तरह से कोई उसको लाइसेंसिंग फीस वगैरह आ रही है, तो उसको हम एक्टिव कंपनी कहेंगे। इनकम ऑफ अ कंट्रोल फॉरेन कंपनी is an amount equal to taxable income of that company determined in accordance with the provisions of this ordinance, as if the controlled foreign company is resident taxpayer and shall be taxed at the rate specified in division 2 and the first schedule. The amount of attribute income under section 1 of the tax year shall be computed according to the फॉलोइंग फार्मूला। तो ये एक फार्मूला दिया गया है जिसके तहत ये कंप्यूट की जाएगी। ए मल्टीप्लाई बाई बी बाई 2, ए इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम कंट्रोल्ड foreign company under the subsection, and B is the percentage of the capital voting right where the higher held to the directly or indirectly in the control of the foreign company। तो इस तरह से हम इसकी इनकम को डिटरमिन कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप को ये पसंद आया होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई है और आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ सका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई समझने वाली चीज़ है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट उठा सकें। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।